हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ एक वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा वीएसी कैटेगरी में, इमोशनल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे इसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो। कल कुछ बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम है, बीकॉम ऑनर्स वालों का एग्जाम बाद में है। तो टाइम कम होने की वजह से मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इसकी एक वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर मैं आपको इसका जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैंगे वो सारे क्वेश्चंस के थ्रू कवर करवा दूंगा। सब जो आपकी चारों यूनिट है, चारों यूनिट्स आपकी कवर करवा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो ये नोट्स हैं ये मेरे नोट्स नहीं है, किसी और के नोट्स हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं जिससे आपको ये कंटेंट मिल सके। तो बिना देर के शुरू करते हैं। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है वहां पर आपको ये नोट्स अपलोड मिल जाएंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन को। इसमें आपकी टोटल 4 यूनिट आ रही है। पहली यूनिट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत, दूसरी है व्यक्तिगत क्षमता, तीसरी है सामाजिक क्षमता और चौथी है भावनात्मक बुद्धिमत्ता माप और विकास। तो ये हिंदी की वन शॉट रिवीजन होने वाली है। इंग्लिश वालों की अगर टाइम रहा तो मैं बना पाऊंगा, वरना पॉसिबल नहीं है। बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मिल जाएगी, लेकिन प्रोग्राम वालों के पास टाइम कम था, इस वजह से मुश्किल आएगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन में है इसमें वो क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता से कैसे अलग किया जा सकता है। जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता से कैसे अलग है ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, तो भावनाओं को समझने, उनका प्रबंधन करने और दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं कि हम किसी दूसरे पर्सन के साथ कैसे उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं, उन्हें इंटरप्रेट करते हैं एक तरीके से, और उसके साथ किस तरीके से ढंग से बात बात करते हैं। तो वो चीज कहलाती है आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये हमें अपने और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने, तनाव और संघर्ष को प्रतिबंधित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ये हमें किस चीज में मदद करता है, एक दूसरे के बीच में अच्छे संबंध बनाने, तनाव को कम करना और संघर्ष मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो उन चीजों को रोकने में काम करती है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, तो समस्या को सुलझाने, तर्क निकालने और सीखने की क्षमता है। संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं, कोई भी अगर समस्या है तो उसे सुलझाना, उसके ऊपर तर्क निकालना और उससे कुछ चीज सीखना, वो चीज कहलाती है आपकी संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता। ये हमें नए विचारों को समझने, जटिल समस्याओं को हल करने और अपने ज्ञान का उपयोग करने में मदद करती है। ये हमें नई नई चीजों को समझने में, जो मुश्किल समस्याएं होती हैं उन्हें हल करने में और ज्ञान का उपयोग करने में मदद करती है। इन दोनों के बीच प्रमुख अंतर क्या है, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं से संबंधित है, जबकि संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता हमारे विचारों और तर्क से संबंधित होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे सामाजिक कौशल और संबंधों को प्रभावित करती है, मतलब हम समाज के साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की वजह से होता है। जबकि संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता में हमारे अकादमिक परिदर्शन और करियर सफलता को प्रभावित करती है। संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता हमें हमारी किस चीज में मदद करती है, जो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है या करियर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होती है तो उस चीज में ये हमारी मदद करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता अक्सर जीवन के अनुभवों को विकसित होती है, जबकि संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता अक्सर विरासत में मिलती है। जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है उसे हम अपने लाइफ टाइम में गेन करते हैं, जबकि जो संज्ञानात्मक होती है वो हमें एक तरीके से अपने पेरेंट्स वगैरह से मिलती है। हालांकि इन दो तरीके की बुद्धिमत्ता के बीच कुछ संबंध भी है। उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता हमें अपनी भावनाओं को समझने और उनका प्रबंधन करने में मदद करती है। इसके अलावा जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें नई चीजों को सीखने और समस्याओं को हल करने में मदद करती है। सामान्य तौर पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता दोनों सफलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो ये दोनों ही होनी जरूरी है किसी भी पर्सन में। हालांकि वे अलग अलग चीजें हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से विकसित किया जा सकता है, लेकिन ये चीजें दोनों अलग अलग हैं और इन्हें अलग अलग तरीके से ही डेवलप करा जाता है किसी के अंदर। अगला है क्षमता, गुण और मिश्रित मॉडल के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। जो क्षमता है, गुण है और मिश्रित है, इन दोनों का, इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो क्षमता मॉडल क्या कहता है, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक संज्ञानात्मक बुद्धि क्षमता के रूप में देखते हैं। जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है उसे ही हम एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में उसे देखते हैं। इसके 4 बुनियादी निर्माण खंड पर केंद्रित है, मतलब 4 खंड होते हैं इसके, ये उन पर केंद्रित होता है। भावनाओं को पहचानना और समझना,
पहला खंड भावनाओं को नियंत्रित करना और प्रबंधित करना, मतलब भावनाओं को एक तरीके से कंट्रोल करना अपनी फीलिंग्स को, और प्रबंधित मतलब एक तरीके से मैनेज करना उन्हें। भावनाओं का उपयोग दूसरों को समझने और प्रभाव डालने के लिए करना, ये तीसरा खंड है, मतलब दूसरों को भी समझा जाता है इसकी मदद से। और भावनाओं को रचनात्मक रूप से उपयोग करना, इस मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है जिसे प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से विकसित किया जाता है। चौथा खंड क्या है, भावनाओं को रचनात्मक रूप से उपयोग करना, मतलब एक तरीके से क्रिएटिविटी बनाकर अपनी फीलिंग्स का यूज करना। जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है ये व्यक्ति में जन्मजात होती है और इसे अलग अलग प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से क्या करा जाता है, डेवलप करा जाता है। वहीं गुड मॉडल क्या होता है, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत लक्षणों के एक सेट के रूप में देखा जाता है। जब ऊपर वाले में क्या था, इसे संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में देखते हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत लक्षणों के रूप में जब इसे देखते हैं तो उसे गुड मॉडल कहते हैं। इसके 5 बुनियादी खंड होते हैं जिन पर ये केंद्रित होती है। पहला स्वयं जागरूकता, मतलब खुद को उसके बारे में पता होना चाहिए। स्वयं प्रबंधन, खुद को मैनेज करना आना चाहिए। सामाजिक जागरूकता, उसके बाद बाकी लोगों को अवेयर करवाना चाहिए या होने चाहिए। उसके बाद संबंध प्रबंधन, मतलब जो रिलेशंस हैंगे उनको मैनेज करना चाहिए। और नैतिकता, ये हमारे 5 खंड हैंगे गुड मॉडल के। इस मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जिसे प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। फिर आता है आपका मिश्रित मॉडल, तो क्षमता और गुण दोनों के तत्वों को शामिल करता है। ये मॉडल एक व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को उसकी क्षमताओं और व्यक्तित्व लक्षणों के संयोजन के रूप में देखता है। क्या करता है ये मॉडल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत लक्षणों के साथ एक तरीके से संयोजन करता है उनका। इस मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता तो बताया ही है, ये जन्मजात क्षमता होती है और अनुभव दोनों के संयोजन से प्रभावित होती है। ठीक है, तो इससे सारांश ये निकल के आता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत क्या हैं। जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो किन सिद्धांतों पर आधारित होती है, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं को समझने, उनका प्रबंधन करने और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। ये व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों तरह से सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हमें अपनी व्यक्तिगत इंडिविजुअली डेवलपमेंट करना है या व्यवसायिक अपने व्यापार का डेवलपमेंट करना है तो हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला आएगा, भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो भावनाएं हमारी सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की भावनाओं को प्रभावित करती हैं। पहचान और समझना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचान और समझ सकते हैं तो उनका प्रबंधन करने और उनको प्रभाव कम करने के बेहतर होते हैं। मतलब सबसे पहले हमें भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी भावनाएं हैं क्या, तभी हम उनको रोक पाएंगे और उनका प्रबंधन कर पाएंगे। फिर है, हम भावनाओं को प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है। भावनाओं को मैनेज करना जरूरी है। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और उनसे उत्पादक दिशा में निर्देशित करने में सक्षम होना चाहिए। भावनाओं का उपयोग दूसरों को समझाने और प्रभाव डालने के लिए करना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं तो हम उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और संबंध बना सकते हैं। मतलब जब हम दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ लेंगे तभी हम उनके साथ अच्छे से बातचीत कर पाते हैं और अच्छे से उनके साथ अपनी एक रिलेशन क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत। फिर है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 4 मुख्य घटक क्या हैं ये बताना है। तो पहला आएगा आत्म जागरूकता, मतलब स्वयं की भावना, ताकत और कमजोरियों को समझना आत्म जागरूकता कहलाती है। फिर आत्म प्रबंधन, मतलब अपनी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, एक तरीके से मैनेज करना अपनी भावनाओं को। फिर सामाजिक जागरूकता, तो दूसरों की भावनाओं को और जरूरतों को समझना, ये कहलाता है आपका सामाजिक जागरूकता। फिर है संबंध प्रबंधन, तो प्रभावी संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, संबंध प्रबंधन कहते हैं। ये 4 प्रमुख घटक हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के। ठीक है, अगला है क्षमता मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता के घटक क्या क्या हैं। तो वही इसके अनुसार भी जो क्षमता मॉडल है उसके अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता के भी 4 घटक हैं। पहला आत्म जागरूकता, मतलब स्वयं की भावनाओं, ताकत और कमजोरियों को समझने की क्षमता। फिर आत्म नियमन, मतलब अपनी भावनाओं व्यवहार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, वही सारे हैंगे, एक तरीके से नाम बदल दिए हैं। प्रेरणा, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहने की क्षमता, मतलब हमेशा अपने गोल की तरफ काम करते रहना, उसके लिए प्रेरित रहना। फिर सामाजिक कौशल, तो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और संबंध बनाने की क्षमता, ये कहलाती है आपका सामाजिक कौशल। ये 4 घटक हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के क्षमता मॉडल के अनुसार। ठीक है, और इसी के साथ आपकी जो ये यूनिट नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आगे देखते हैं अब यूनिट नंबर 2। आपकी यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है व्यक्तिगत क्षमता। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत योग्यता क्या है। तो व्यक्तिगत योग्यता एक व्यक्ति की उन क्षमता और कौशल का समूह है जो उस व्यक्ति को कार्य करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। व्यक्तिगत योग्यता होती क्या है, मतलब किसी व्यक्ति के पास कितनी योग्यता है जो उसे काम करने के लिए और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
सक्षम बनाती है, एलिजिबल बनाती है, वो चीज़ कहलाती है व्यक्तिगत योग्यता। ये एक व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान, कौशल, क्षमता, दृष्टिकोण, मूल्य और औक्य नहीं और व्यक्तित्व के पहलुओं को शामिल करता है। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं व्यक्तिगत योग्यता में? किसी व्यक्ति की के पास क्या बुद्धि है, कितना ज्ञान है, कितना कौशल है उसके अंदर, कितनी क्षमता है, क्या उसका दृष्टिकोण है, मूल्य है और उसका क्या व्यक्तित्व है। ये सारी चीज़ें हमारी व्यक्तिगत योग्यता में आती हैं। व्यक्तिगत योग्यता को अक्सर 2 व्यापक श्रेणियों में बाँटा जाता है। जो व्यक्तिगत योग्यता है, हम उसे 2 श्रेणियों में बाँटते हैं। पहला मानसिक योग्यता, दूसरी व्यक्तिगत योग्यता। विशेषताएँ मानसिक योग्यता में ये एक व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान और सीखने की क्षमता को संदर्भित करता है। मानसिक योग्यता में क्या-क्या आता है? किसी व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, उसके पास कितना ज्ञान है और उसकी सीखने की क्षमता कितनी है, ये सारी हमारी मानसिक योग्यता में आती हैं। इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता, भाषा कौशल, तर्क कौशल, समस्या समाधान कौशल और रचनात्मक शामिल होते हैं। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? हमारी बुद्धिमत्ता आती है, भाषा कौशल आता है, तर्क कौशल, समस्या समाधान कौशल और रचनात्मक शामिल होते हैं। व्यक्तिगत विशेषताएं क्या होती हैं? ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और मूल्य को संदर्भित करता है। इसमें कार्यशीलता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क कौशल शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत योग्यता एक व्यक्ति के जीवन में कई क्षेत्रों के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। व्यक्तिगत योग्यता जो किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये शिक्षा, रोजगार, व्यक्तिगत संबंधों और सामान्य जीवन की सफलता में योगदान योगदान कर सकती है। ये क्या-क्या करती है? किसी व्यक्ति की शिक्षा, उसके रोजगार में, व्यक्तिगत संबंधों में और सामान्य जीवन की सफलता में योगदान करती है। ठीक है? अगला है यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए हैं व्यक्तिगत योग्यता कैसे कार्य करती है, तो ये आपको उदाहरण दिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो टॉपिक हैगा वो क्या है आपका? आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन में क्या संबंध है? जो आपने पिछले उसमें भावनात्मक जो आपकी भावनात्मक वाली थी बुद्धि वाला, उसमें आपने ये 2 पढ़े थे, आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन। इसमें क्या अंतर होता है? तो आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन व्यक्तिगत विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। आत्म जागरूकता अपने बारे में जागरूक होने की क्षमता है, जिसमें अपनी भावनाओं, विचारों, दृढ़ विश्वासों, मूल्य, ताकत और कमजोरियों को समझना शामिल है। आत्म जागरूकता में क्या आता है? अपनी जो जो क्षमता है उनके बारे में जागरूक होना, उनके बारे में जानना है। इसके अंदर अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दृढ़ विश्वास को, अपने मूल्यों को, ताकत को और कमजोरियों को समझना, ये आता है आपका आत्म जागरूकता में। आत्म प्रबंधन अपने विचार, भावनाओं, व्यवहार और संबंध का प्रबंधन करने की क्षमता है। आत्म प्रबंधन क्या होता है? जो आपके विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपका व्यवहार है और जो आपका समय है, इन सारी चीजों को मैनेज करना, प्रबंधन करना, इनका वो कहलाता है आपका आत्म प्रबंधन। आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन एक दूसरे से संबंधित है। आत्म जागरूकता आत्म प्रबंधन की नींव है। मतलब जब तक व्यक्ति को अपने बारे में पता नहीं होगा, तब तक वो अपनी इन सारी भावनाओं और इन सारी चीजों का प्रबंधन कैसे कर सकता है? तो एक तरीके से ये आत्म जागरूकता आत्म प्रबंधन की नींव है। जब हम अपने बारे में जागरूक होते हैं, तब हम अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों को बेहतर ढंग से समझ और प्रबंधित कर सकते हैं। ठीक है? आत्म जागरूकता के कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, ये हमें अधिक प्रभावी ढंग से दूसरों के साथ संबंध बनाने में मदद करता है। मतलब हम किसी और व्यक्ति के साथ अच्छे से रिलेशन बना पाते हैं, इसकी वजह से ये हमें तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। ये हमें अधिक आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है? ये सारे इसके लाभ हैं। आत्म प्रबंधन के क्या क्या लाभ हैं? तो ये हमें अधिक उत्पादक और कुशल बनने में मदद करता है, हमें अच्छा और प्रोडक्टिव बनाता है। ये आत्म प्रबंधन मतलब हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। ये हमें अधिक नियंत्रित और आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करता है। ये हमें अधिक संतुलित और तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है और ये हमारे जीवन को संतुलित कर देता है और तनाव मुक्त कर देता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आप अपनी ताकत और कमजोरियों को कैसे पहचानते हैं? तो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास कौशल है। ये आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन में सफल होने के लिए बेहतर स्थिति में लाता है। ये जो हैगा आपकी अपनी ताकत और कमजोरियां, ये आपको विकास में मदद करता है, ये आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आपके जीवन में सफल होने की स्थिति में आपको लाता है। मतलब जब तक आप अपनी ताकत और कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उनको सही भी नहीं कर सकते। अपनी ताकत को पहचानने के कई तरीके हैं, जैसे कि अपने पिछले अनुभव पर विचार करें। आपने किन क्षेत्रों में सफलता हासिल की, आपको किन काम कार्यों में आनंद आता है। तो ताकतों को पहचानने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अपने पिछले अनुभवों को समझे कि आपने पिछले किन क्षेत्रों में क्या क्या सफलता हासिल करी है और उन कार्यों में आप उनमें से आपको किस कार्य में सबसे ज्यादा आनंद आया है।
फिर अपने प्रियजनों से प्रतिक्रिया मांगे, मतलब एक तरीके से फीडबैक लें अपने जानने वालों से। नई चुनौतियों का सामना करना और अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने से मदद मिल सकती है। मतलब नई नई चुनौतियां लें जिससे आपको और बेहतर ढंग से मदद मिले। अगला है, ये आपको अपने विकास के क्षेत्रों को पहचानने और उन्हें सुधारने के लिए काम करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आप अपनी ताकत को कैसे विकसित कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो अपनी ताकत को कैसे विकसित कर सकते हैं? तो यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए हैं, जैसे कि यदि आप अपने अच्छे समस्या हल करने वाले हैं तो नई समस्याओं को हल करने के लिए चुनौती दें। आप ऑनलाइन या पुस्तकालय में समस्या समाधान के बारे में पढ़ें, किताबें और लेख भी पढ़ सकते हैं। यदि आप एक अच्छे संचारक हैं तो नए लोगों से मिलें और उनसे बात कर ले सकते हैं। तो अगर आपको समस्या हल करने में आप अच्छे हैं, ये आपकी ताकत है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसे विकसित करने के लिए और ज़्यादा समस्याओं को हल करना चाहिए और नई बुकें पढ़नी चाहिए जिसमें इस प्रकार की समस्याएं दी हों जिन्हें आप हल कर सकें। इससे आपकी ये शक्ति विकसित होगी या ये कौशल विकसित होगा। अगला है, आप एक सार्वजनिक बोलने के वर्ग भी। यदि आप एक अच्छे नेता हैं तो दूसरों की मदद करने के लिए स्वयंसेवक करें। आप एक छात्र, सरकार या स्थानीय व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं। अगर आप बोलने में अच्छे हैं अगर आप अपने के अंदर ये कौशल है कि आप एक अच्छे नेता हैं तो दूसरों को इस चीज में मदद करें। आप कोई एक छात्र, सरकार या कोई जो यूनियन वगैरह होती हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। अपनी ताकत को विकसित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन ये एक फायदेमंद निवेश होता है। अपनी ताकत को विकसित करने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन में सफल होने में मदद मिलेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अधिक स्वस्थ तरीके कैसे खोज सकते हैं? जो आपकी भावनाएं हैं आप उन्हें कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किन किन तरीकों से अपनी जो आपकी फीलिंग्स है उन्हें एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो पहला हैगा, अपने भावनाओं के प्रति जागरूक बने। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि आपकी फीलिंग्स हैं क्या। अपनी शारीरिक संवेदनाओं, विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दें। ये सभी आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगला है, अपनी भावनाओं के बारे में सोचें। तो अपनी भावनाओं के कारणों और परिणामों के बारे में सोचें। इससे आपको उन्हें बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। अगला है, अपने दर्शकों पर विचार करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय अपने दर्शकों और स्थिति के संदर्भ पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मतलब आपको सुन कौन कौन रहा है, आपका ऑडियंस कौन है, उनके बारे में समझना जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किसे कर रहे हो। ठीक है। फिर है, विभिन्न अभिव्यंजक तकनीकों का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। मौखिक संचार का, गैर मौखिक संचार का, रचनात्मक अभिव्यक्ति, सभी प्रभावी तरीके हो सकते हैं। अपने लिए सबसे उपयुक्त तकनीक का पता लगाने के लिए प्रयोग करें। मतलब आपको किस मीडियम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, बोलकर, बिना बोले या किसी आर्ट की फॉर्म में, किस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है वो आपको चुनना होगा। अगला है, मदद लें। यदि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई का अच्छा विचार सामना कर रहे हैं तो पेशेवर मदद लेना एक हो सकता है। एक चिकित्सक या परामर्शदाता आपको अपनी भावनाओं को समझने और अधिक स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने में मदद कर सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं या भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? किसी एक चिकित्सक, मतलब किसी डॉक्टर वगैरह की या कोई जो हमारा थेरेपिस्ट वगैरह होता है उसकी मदद लेनी चाहिए, जिससे आपको वो समझने में और उन्हें अच्छे तरीके से व्यक्त करने में मदद कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पर आपकी ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए, थर्ड यूनिट है जिसका नाम है आपका सामाजिक क्षमता। तो इसके बारे में पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो आपका सामाजिक जागरूकता को परिभाषित करें और इसके महत्व को समझाएं। सामाजिक जागरूकता क्या होती है? तो सामाजिक जागरूकता का अर्थ है खुद के अलावा दूसरों के विचार, भावनाओं, अनुभवों को समझना और सम्मान करने की क्षमता। सामाजिक जागरूकता का मतलब होता है जो दूसरे लोग हैं उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को समझना, उनके अनुभवों को समझना और उन सभी चीजों का सम्मान करना। इससे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और उसके साथ सहानुभूति और करुणा रखना और उसके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना शामिल है। इसके अंदर क्या क्या आता है? दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो समझना, उसको सिंपैथी एक तरीके से देना, करुणा रखना, मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटी रखना है। और करुणा आप कह सकते हैं एक तरीके से उसकी जो फीलिंग्स हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करना और उसके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना। ये सारी चीजें सामाजिक जागरूकता का मतलब होता है। सामाजिक जागरूकता एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है क्योंकि यह हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने और संबंध बनाने की अनुमति देता है। सामाजिक जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है क्योंकि इसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक अच्छा संबंध बना पाते हैं। यह हमें दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को समझने में मदद करता है। यह हमें संघर्षों को हल करने और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। यह क्या करता है? हमें दूसरों की जरूरतें और उनकी इच्छाओं को समझने में मदद करता है और संघर्षों को हल करने और सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
सामाजिक जागरूकता के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिनमें क्या-क्या चीजें आती हैं? संबंध निर्माण और रखरखाव। सामाजिक जागरूकता हमें दूसरों के साथ मजबूत और सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। सामाजिक जागरूकता के लाभ में पहला आएगा कि ये हमें संबंध निर्माण, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। ये हमें दूसरों की जरूरत और इच्छाओं को समझने में, वही सारी चीज रिपीट कर रखी है, इससे क्या होता है? विश्वास और सम्मान के निर्माण में योगदान देता है। सहयोग और टीम वर्क। सामाजिक जागरूकता हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने में मदद करता है, मदद करने में मदद करता है दूसरों की, मतलब एक तरीके से हम किसी और की अच्छे से हेल्प कर पाते हैं। ये हमें दूसरों के विचारों और विचारों को समझने पर उन विचारों को करने में मदद करता है जो सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। मतलब अगर हम कोई ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रुप गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें ये सामाजिक जागरूकता एक अच्छा कौशल है। इससे हम अपनी टीम के सभी लोगों का वो समझ पाएंगे, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या उनके विचार हैं, उसकी वजह से हम सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यह हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने, उसके साथ सम्मानजनक ढंग से बातचीत करने में मदद करता है, जो संघर्षों को कम करने और समाधान खोजने में भी मदद करता है। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक जागरूकता हमें सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने में मदद करता है, और क्या करता है? समाज के अंदर क्या परिवर्तन होना है, उस परिवर्तन को करने में मदद करता है। फिर यह हमें दूसरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने में, उससे निपटने के लिए कार्य करने में मदद करता है। सामाजिक जागरूकता को विकसित करने के कई तरीके हैं, जिसमें शामिल दूसरों के साथ सक्रिय रूप से सुने और बातचीत, विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझने के लिए प्रयास करें, अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक रहें, अपने दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए तैयार रहें। अगला जो इंपॉर्टेंट है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए आप किन किन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, मतलब दूसरों के मन की बात, विचारों को जानने के लिए हम किन किन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला है, जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो केवल उसके शब्दों पर ध्यान ना दे, बल्कि उसकी भावनाओं और इशारों पर भी ध्यान दें। मतलब किसी से बात करते समय सिर्फ उसके शब्द ना सुने, उसकी भावनाएं क्या हैं, विचार क्या हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। ये दिखाएगा कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी परवाह करते हैं। दूसरे से ये समझने के लिए खुले प्रश्न करें, पूछें कि वो कैसा सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं उनसे उनका विचार। उसके अलावा हम सभी में पूर्वग्रह होते हैं, जो दूसरा के दृष्टिकोण को समझने और बाधा डालने में डाल सकते हैं। अपने स्वयं के पूर्वग्रहों के बारे में जागरूक होकर आप उन्हें चुनौती देकर और दूसरे के दृष्टिकोण को अपने अधिक निष्पक्ष रूप से देखने से बेहतर बना सकते हैं। विविध लोगों से मिले, बातचीत करें। पूर्वग्रह के बारे में जागरूक रहना चाहिए, मतलब एक तरीके से हमारी भी कुछ आइडियोलॉजी होती है, तो हम उस चीज को साइड में रखें, जो दूसरा कह रहा है सिर्फ उसकी चीज को समझें। इस तरीके से हम दूसरों के विचारों को अच्छे से समझ पाते हैं। ये आपको उदाहरण दिया है, इसे आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब अगर आपको सहानुभूति और करुणा बढ़ानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सहानुभूति और करुणा दोनों दूसरों की भावनाओं को समझने और उनको चिता महसूस करने की क्षमता है। मतलब सहानुभूति और करुणा का हम किस लिए उपयोग करते हैं? दूसरे किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, सहानुभूति और करुणा का। हालांकि उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है, और करुणा उनकी भावनाओं के लिए चिंता और दुख भी शामिल है। सहानुभूति में क्या होता है? हम सिर्फ दूसरे की भावना को समझते हैं, लेकिन करुणा में क्या होता है? हम दूसरे की भावनाओं की चिंता करते हैं, उसके दुख में भी शामिल होते हैं। सहानुभूति और करुणा दोनों महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल हैं, जो हमें दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने और संबंध बनाने में मदद करते हैं। ये दोनों ऐसे कौशल हैं जो हमें दूसरे व्यक्ति के साथ और अच्छे से जोड़ देते हैं। वे हमें दूसरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने में भी मदद करते हैं, जो हमें मदद और सकारात्मक बदलाव लाने में प्रेरित कर सकता है। सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। यहाँ कुछ विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं कि सहानुभूति और करुणा को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उदाहरण के रूप में ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है सामाजिक योग्यता, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन। शब्दों की व्याख्या करें। आपको इन सारी चीजों को समझाना है। सामाजिक योग्यता क्या होती है, सामाजिक जागरूकता क्या होती है, और संबंध प्रबंधन क्या होता है। तो सबसे पहले सामाजिक योग्यता, तो दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने और सहयोग करने की क्षमता। मतलब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कितने अच्छे से जुड़ते हैं और फिर उसके साथ कैसे मिलकर काम करते हैं, सहयोग करते हैं, उस चीज को हम सामाजिक योग्यता कहते हैं। ये आपको उदाहरण दिया है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। अगला है सामाजिक जागरूकता। ये हम कर चुके हैं, अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूक होना। सामाजिक मुद्दे, अन्य लोगों के अनुभव और स्वयं के स्थान शामिल है। इसमें क्या आता है? अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ना, आसपास में जो आपके मुद्दे उठे हुए हैं उनमें शामिल होना, उनमें बातचीत करना और दूसरे लोगों की विचारों को समझना, ये कहलाता है आपका सामाजिक जागरूकता। संबंध प्रबंधन क्या होता है? परिभाषा, दूसरों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाना और बनाए रखना। संबंध प्रबंधन क्या होता है? दूसरे व्यक्तियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उन्हें बनाए रखने की क्षमता को हम संबंध प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। ये आपको प्रश्न दिया है कि एक छात्र एक मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन एक अन्य छात्र सहमत नहीं है। छात्र संघर्ष को कैसे हल करेगा? केस स्टडी दे रखी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
और यहीं पर आपकी ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। इसमें इस यूनिट में आपके इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इतना ही आपको कंटेंट करना है, ठीक है। अब है हमारी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, माप और विकास। पहली यूनिट में हमने पढ़ा था भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत क्या होते हैं। अब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मापते कैसे हैं और इसका विकास कैसे करते हैं, ये पढ़ना है हमें। तो ईक्यू के मापन करने के लिए सबसे लोकप्रिय उपाय कौन सा है? ईक्यू क्या होता है, आपको यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होता है, इसे हम ईक्यू बोलते हैं। तो ईक्यू के मापने के लिए सबसे लोकप्रिय उपाय गोलेमन का भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्केल है। जो ईक्यू इंडेक्स होता है उस ये सबसे अच्छा मापने का तरीका है इसका। ये एक आत्म मूल्यांकन उपाय है जो लोगों की ईक्यू के 5 घटकों को मापता है, 5 चीजें देखता है, ये उसके अनुसार ईक्यू मापता है। आत्म जागरूकता कितनी है, आत्म नियमन, प्रेरणा, सामाजिक कौशल और संबंध प्रबंधन, ये सारी चीजें देखता है। ईक्यू को 1998 में डैनियल गोलेमन द्वारा विकसित करा था, इन्होंने इसे ढूंढा था। ये एक लोकप्रिय उपाय है क्योंकि ये सरल, लागत प्रभावी और व्यापक है। ये इजी है, इतना कॉस्टली भी नहीं है और व्यापक है। ईक्यू को कई अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे शिक्षा में इसका उपयोग करा जाता है, व्यवसाय में करा जाता है, मनोचिकित्सक शामिल है। ईक्यू की कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। ये आपको उदाहरण दिया है कि ये उपाय पक्षपाती हो सकता है क्योंकि लोग अपनी ईक्यू को बढ़ाकर बताने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। ये प्रभावी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या करते हैं, लोग अपना ईक्यू बढ़ाकर बता देते हैं। इसके अतिरिक्त ईक्यू प्रदर्शन आधारित उपायों की तुलना में कम विश्वसनीय होता है। ये एक तरीके से इसलिए ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। हालांकि ईक्यू अभी भी ईक्यू का एक विश्वसनीय और उपयोगी उपाय है। ये लोगों को ईक्यू का आकलन करने और ईक्यू को विकसित करने के लिए रणनीतियां विकसित करने में मदद कर सकता है। जो ईक्यू इंडेक्स होता है वो क्या करता है, लोगों का ईक्यू नापने और उसे विकसित करने की भी रणनीतियां बताता है, मतलब तरीके बताता है। ईक्यू के अलावा ईक्यू को मापने के अन्य लोकप्रिय उपाय में शामिल है मेकेक और केहुलन भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसके लिए दो तरीके और होंगे जिससे हम आप किसी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता या ईक्यू को नाप सकते हैं। ये एक प्रदर्शन आधारित उपाय है जो लोगों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने में क्षमता मापता है। रिचर्ड का भावनात्मक बुद्धिमत्ता इसके लिए तीसरा तरीका है। ये एक आत्म मूल्यांकन उपाय है जो लोगों के ईक्यू को 4 घटकों में मापता है। क्या क्या? आत्म जागरूकता में, आत्म नियमन, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक संबंध। इन उपायों में से प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। किसी विशेष उपाय का चयन करते समय व्यक्तिगत आवश्यकता और उद्देश्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। तो ये आपको 4 तरीके बताए हैं जिससे आप किसी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को माप सकते हैं। ये पूरा उस व्यक्ति की आवश्यकता और उद्देश्य पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपना ईक्यू या भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मापेगा, ठीक है। क्या क्या रणनीतियां दी हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना जरूरी नहीं है। ईक्यू के मापन में मौजूद सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैंगी, मतलब किन किन जगहों पर आकर ईक्यू एक तरीके से काम नहीं करता है। तो ईक्यू के मापन के में मौजूद सीमाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला आएगा पक्षपात। तो ईक्यू के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले कई उपाय पक्षपाती हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आत्म मूल्यांकन उपाय अक्सर लोगों को ईक्यू को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए प्रेरित करता है। इसके जो तरीके हैं मूल्यांकन के, कई बार पक्षपाती हो जाते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, जो उनका ऐसा तरीका है जो उन्हें खुद बताना है उसे बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। दूसरा है अनिश्चितता। तो ईक्यू के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपायों की सटीकता और विश्वसनीयता अनिश्चित हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रदर्शन आधारित उपायों को लागू करना और व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाते हैं इनकी, कई बार इनकी विश्वसनीयता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिर है एक रूपता। तो ईक्यू एक जटिल अवधारणा है और यह संभव है कि कोई भी उपाय पहलुओं की पूरी तरह से माप सके। ईक्यू के मापन में पक्षपात को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अगला है ईक्यू के विकास और वृद्धि के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर ईक्यू को बढ़ाना है तो उसमें व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ेगा। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास और वृद्धि के लिए व्यक्तिगत प्रयास की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक होने, उन्हें प्रबंधित करने और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए रणनीतियों के अभ्यास करके अपने ईक्यू को विकसित कर सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीकों का यूज करके व्यक्ति अपने ईक्यू को बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम में कौन कौन सी चीजें विकसित कर सकता है, आत्म जागरूकता को, तो अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना और उनका प्रभाव देखने की क्षमता को आत्म जागरूकता कहते हैं, इसे विकसित कर सकता है। आत्म नियमन, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और उन पर नियंत्रण रखने की क्षमता, इस चीज को विकसित कर सकता है। कोई व्यक्ति प्रेरणा को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहने की जो क्षमता होती है उस चीज को कोई व्यक्ति विकसित कर सकता है। और संबंध प्रबंधन, यही अगला क्वेश्चन आता है। आत्म मूल्यांकन विधियों के गुण दोष क्या हैं। मतलब जो आत्म मूल्यांकन की विधियां होती हैं उनके क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं। तो आत्म मूल्यांकन विधियों के गुण में है, आत्म मूल्यांकन सरल और लागत प्रभावी। आत्म मूल्यांकन विधियां सरल होती हैं, मतलब
ये सबसे ज़्यादा तो ईज़ी होती है आत्म-मूल्यांकन करना और इन पे जो खर्चा होता है वो भी इतना नहीं आता है। व्यापक होती हैं ये तो आत्म-मूल्यांकन विधि ईक्यू के विभिन्न पहलुओं का आकलन कर सकती है मतलब कई तरीके के ईक्यू का आकलन कर सकती हैं। फिर आत्म-मूल्यांकन विधियों के दोष क्या हैं? तो आत्म-मूल्यांकन विधियाँ पक्षपाती हो सकती हैं मतलब बाइस्ड हो सकती हैं, लोग अपने अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं, लोग अपनी ताकत और कमज़ोरियों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर सकते हैं। स्व प्रतिबंध मतलब आत्म मूल्यांकन विधियां लोगों को अपनी भावनाओं और व्यवहार के बारे में ईमानदार प्रतिक्रिया देने आत्म मूल्यांकन की विधियों का उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या क्या ध्यान देना चाहिए? तो प्रतिभोगियों को आत्म मूल्यांकन के संभावित पक्षपात के बारे में सूचित करें। प्रतिभोगियों को अपनी भावनाओं और व्यवहारों के बारे में ईमानदार प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करने से रोक सकती है। आत्म मूल्यांकन के परिणामों को अन्य उपायों के परिणामों के साथ तुलना करें। ठीक है, ये सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। अगला है ईक्यू के माप के लिए कौन सी विधि सबसे सटीक है? सबसे अच्छी विधि कौन सी है ईक्यू मापने के लिए? तो ईक्यू के माप के लिए सबसे सटीक विधि प्रदर्शन आधारित विधि है। प्रदर्शन आधारित विधियां लोगों के वास्तविक व्यवहार का आकलन करती हैं जो ईक्यू के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो किससे जो प्रदर्शन आधारित विधियां होती हैं वो सबसे अच्छा तरीका होता है ईक्यू मापने का। हालांकि प्रदर्शन आधारित विधियां अधिक समय लेने वाले और महंगी हो सकती हैं। इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है? एक तरीके से तो ये टाइम ज़्यादा लेती हैं और महंगी हो सकती हैं और वह विशिष्ट स्थितियों या कार्यों तक सीमित हो सकती हैं। दूसरी सबसे सटीक विधि मिश्रित विधि हाँ है। उसके बाद जो प्रदर्शन आधारित विधियों के बाद जो दूसरी सबसे सटीक है वो कौन सी है? वो मिश्रित विधियां हैं। मिश्रित विधियां आत्म मूल्यांकन, दूसरों द्वारा मूल्यांकन और प्रदर्शन आधारित विधियों के संयोजन का उपयोग करती हैं। वे ईक्यू के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए एक व्यापक और विश्वसनीय दृष्टिकोण प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, यही सारा दिया है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। इसी को बार बार कहा गया है इसमें। अगला है ईक्यू को विकसित करने और बढ़ने के लिए सामाजिक संदर्भ की क्या भूमिका है? सामाजिक संदर्भ कैसे ईक्यू को बढ़ाता है? तो ईक्यू के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहले सामाजिक संदर्भ क्या करता है? ईक्यू के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। सामाजिक संदर्भ लोगों को ईक्यू के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये उन्हें ईक्यू की अवधारणाएं, उसके महत्व और उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में बताता है जिससे लोगों को इसके बारे में समझ में आता है और वो अपना ईक्यू विकसित करते हैं। ईक्यू के कौशल का विकास करना, तो फिर ये क्या करता है? ईक्यू का जो कौशल है उसे और बढ़ाता है लोगों के अंदर। सामाजिक संदर्भ लोगों के ईक्यू के कौशल में अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस करने का मौका देता है। ये उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने, दूसरों की भावनाओं को समझने और संबंध बनाने में मदद करता है। ईक्यू के लिए प्रतिबद्धता बढ़ाना, तो सामाजिक संदर्भ लोगों को ईक्यू के लिए प्रतिबद्ध बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये उन्हें ईक्यू को विकसित करने के लिए समय और प्रयास लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये आपको उदाहरण दिए हैं, इस उदाहरण को आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी चारों यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की वन शॉट रिवीजन वीडियो यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको चारों यूनिट एक्सप्लेन कर दिए हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट नहीं है, इजी यूनिट है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।